हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूं। शुरू करेंगे आज की क्लास को 26 मार्च की। और आर्टिकल लिखा गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। आप सभी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू आर ग्रेजुएट्स और वोटर्स भी हैं। तो इस चीज़ के बारे में, स्कीम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे बड़े बड़े बिजनेस घराने हज़ारों करोड़ रुपया पॉलिटिकल पार्टीज़ को गुपचुप चंदे में देती हैं। आपको पता भी नहीं लगता है और उस चंदे के बदले फ़ायदा उठाती हैं अपने बिजनेसिस के अंदर। शुरू करेंगे इस आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। दीज आर द क्वेश्चंस। छोटा सा क्विज़ है, 6 क्वेश्चंस हैं। जो भी इस क्लास में सीखेंगे इस क्विज़ पे अप्लाई करना है। 6 में से 6 आपको नंबर मिले। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाएंगे। अभी मन से चीज़ों को सीखो। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, सॉर्डेड स्कीम। स्कीम तो आप समझते ही होंगे। सॉर्डेड का मतलब होता है करप्ट और मॉरली या एथिकली करप्ट। इसको डिसऑनरेबल या शेमफुल भी बोलते हैं। हिंदी में इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड है, नीच। कह रहा है जी एक नीच या ख़राब तरीके की स्कीम थी, सॉर्डेड स्कीम थी। अब ये कौन सी नीच या करप्ट स्कीम थी आप आगे देखेंगे। कह रहा है जी मैचिंग इलेक्टोरल बॉन्ड परचेजर्स एंड डोनर्स रिवील्स क्रॉनिज्म कॉमा करप्शन। कह रहे जो मैच करने का काम है, आपस में मिलाने का जो काम है, इलेक्टोरल बॉन्ड के परचेजर्स को और उनके डोनर्स को। आपने परचेज़ किया तो आप परचेजर हैं। आपने मेरी पॉलिटिकल पार्टी को दिया तो आप जो है डोनर बन जाएंगे। परचेज़ कोई और कर सकता है और डोनेट कोई और कर सकता है। कह रहे जी इन दोनों को जो मिलाने का काम है ना, वो रिवील करता है क्रॉनिज्म और करप्शन को। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार और क्रॉनिज्म क्या होता है, भाई भतीजावाद। मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलाना। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के आपके खाते में जमा करूंगा, आप मुझे यहाँ का ठेका छुड़ा दो। तो यही सब काम, सब चीज़ों को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉनिज्म या फिर बोलते हैं नेपोटिज्म। फेवरेटिज्म भी बोल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं ये सारी की सारी। पार्टिसनशिप भी इसको बोला जा सकता है। तो मैच करके ही हमें पता लगा किसका टांका किससे भिड़ा हुआ है, पैसे का खेल कैसे चलता है। मैचिंग आपका सब्जेक्ट है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड है और इसकी वर्ब है सिंगुलर। हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड जब भी सब्जेक्ट बनेगा अपनी वर्ब को सिंगुलर रखेगा। ठीक है, तो ये रिवील लिख देता तो मैं गलत हो जाता। जिरंड को हमेशा सिंगुलर वर्ब देनी चाहिए। चलो, क्रॉनिज्म आपको मैंने समझा दिया। अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए। क्लास शुरू हुई है। अगर मैं दो चीज़ों को मैच करवाऊँ, क्या करवाऊँ, मैच। यहाँ पे एक चीज़ रखी, फिर यहाँ पे एक चीज़ रखी, दोनों को मैच करवाऊँ लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। तो ऐसे कंपैरिजन को जिसमें दोनों चीज़ों को बराबर रख करके, समझ गए ना, मैच किया जाता है, ऐसे कंपैरिजन को क्या बोलते हैं। बहुत ही प्यारा वर्ड है, वन वर्ड है, सभी को आना चाहिए। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, जे से शुरू होता है। दो चीज़ों को बराबर में रखना, चाहे तो दिमाग में या चाहे टेबल पे, और उनको आपस में मैच करके कंपेयर करना क्या कहलाता है। कमेंट्स में डालेंगे इस वर्ड को, क्लास के बीच में ही कहीं मैं आपको इसका आंसर दूंगा। चलिए आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग। लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पर टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए, वोकैब शीट अपनी 26 तारीख की, टेलीग्राम से इसको शीट को डाउनलोड कर लेना है। अब मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ ताकि ठीक से आपको दिखे। सॉर्डेड आ चुका है। नीच या घिनौने को बोलते हैं सॉर्डेड। शेमफुली अनएथिकल हो, गलत तो हो ही जो, लेकिन बेशर्मी भरा गलत हो। मतलब एक तो गलत काम आदमी करता है, मर्डर करना गलत है, लेकिन गुस्से में आदमी मर्डर कर सकता है, बहुत लोग करते होंगे। लेकिन कई अपराध ही ऐसे होते हैं जिनमें आपको गलत भी लगेगा और शर्म भी आएगी, जैसे चोरी करना। तो शेमफुली अनएथिकल चीज़ को हम बोलते हैं सॉर्डेड। द मिनिस्टर हैड टू वॉश हिज हैंड्स। मिनिस्टर को अपने हैंड्स को वॉश करना पड़ा या अपने हाथों को झाड़ना पड़ा। हाथों को झाड़ना समझते हैं ना, किसी चीज़ से पल्ला छुड़ाना। और किससे,
ऑफ द होल सॉर्टेड बिजनेस, इस पूरे नीच धंधे से, सॉर्टेड बिजनेस से। तो उसने बोला भी मेरा कुछ लेना देना नहीं है, अपने हाथ झाड़ लिए, आई एम नॉट कनेक्टेड टू दिस सॉर्टेड बिजनेस। सॉर्टेड को वाइल्ड, स्लीजी और डिसरेप्यूटेबल भी बोलते हैं। वाइल्ड वर्ड को थोड़ा नोट कर लेना, स्लीजी आप कम देखेंगे। यू विल सी द वर्ड सॉर्टेड इन द आर्टिकल टुडे, यू ऑलरेडी सीन, है ना, ये वर्ड ऑलरेडी आ चुका है। चलिए अगला वर्ड है निपोटिज्म। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ये वर्ड काफ़ी फेमस हो गया था, आपको आता ही होगा। भाई भतीजावाद बोलते हैं इसको, फेवरेटिज्म बोलते हैं। इसी का एक सिनोनिम है क्रॉनिज्म। ये क्रॉनिज्म जो है ना, ये भाई भतीजावाद से भी ख़राब होता है। भाई भतीजावाद क्या है? मैं मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरी बहन को कुछ फ़ायदा करवाऊँ, है ना, भाई भतीजावाद हो गया, भाई और भतीजे को फ़ायदा दिया। तो ये तो होना भी चाहिए। अगर मेरे पास कुछ है तो सबसे पहले मेरे भाई को ही दूंगा ना, आप चाहे कितने भी डिज़र्विंग हो। हकीकत यही है कि सबसे पहले मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स को देखूंगा, बाप अपने बेटे को देखेगा। ये निपोटिज्म है। इसको कुछ लोग गलत मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज इससे बिल्कुल सही है। लेकिन क्रॉनिज्म जो है ना, ये और ख़राब चीज़ है। इसमें आप क्या करते हैं, साठ गांठ करके, पैसा ले दे करके किसी को भाई भतीजा बना करके फ़ायदा करवाते हैं। ये बिल्कुल समझ गए, ऑफेंसिव टर्म है। द पार्टी वॉज मार्ड बाय इनक्योरेबल एंड वाइड स्प्रेड निपोटिज्म। पार्टी जो थी मार्ड थी या ग्रसित थी, चोट खाई हुई थी ऐसे निपोटिज्म या भाई भतीजावाद से, जो इनक्योरेबल भी है और वाइड स्प्रेड भी है, जिसका कोई इलाज भी नहीं है और जो हर तरफ पार्टी में फैला हुआ है। चलिए डिटेल में वर्ड करवा दिया आपको। इसको क्रॉनी बोलते हैं, CRONY। क्रॉनी मतलब आपका दोस्त, आपका भाई, फ्रेंड। चलिए परफंक्ट्री अगला वर्ड है, बड़ा अच्छा और प्यारा वर्ड है परफंक्ट्री। परफंक्ट्री को हिंदी बोलते हैं सरसरी तौर पे, कैजुअल एंड हेस्टी। जब किसी काम को आप शैलो में वे में करते हैं, उछला उछला, है ना, ऊपर ऊपर से, विदाउट पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स, वो होता है परफंक्ट्री। परफंक्ट्री स्टडीज़ वो स्टडीज़ होंगी जिसमें आपने 4 घंटे पढ़ भी लिया और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। केयरलेस पीपल ऑफ्टन वर्क इन परफंक्ट्री मैनर। लापरवाह लोग अक्सर परफंक्ट्री मैनर में लापरवाह तरीके से या सरसरी तरीके से ही अपना काम करते हैं। कर्सरी जो है परफंक्ट्री का सिनोनिम है, सरसरी तौर पे, और ये कर्सरी वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। इसका बिल्कुल उल्टा होता है कॉम्प्रिहेंसिव या एग्जॉस्टिव, जिसमें आप एक एक डिटेल में अंदर जाते हैं, बिल्कुल परफेक्शन की तरफ, और किसी काम को ढंग से करते हैं। ठीक है, कर्सरी और परफंक्ट्री का एंटोनिम हो गया कॉम्प्रिहेंसिव, जो है एग्जॉस्टिव। चलिए ये जो वर्ड है ऑफन, इसको ऑफन भी बोलते हैं और ऑफ्टन भी बोलते हैं। ऑफ्टन बोला जाता है अंग्रेज़ों की, अमेरिकन की इंग्लिश में, ऑफन बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। तो आप जो भी बोलना चाहें एक ही बात है। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कमेंट्स में, ऑफन ऑफ्टन दोनों सही हैं। अगला वर्ड है प्ले अप टू। फ्रेजल वर्ब है ये। प्ले अप टू का मतलब होता है किसी को रिझाना या किसी से खुश करना, खुशामदी करना, है ना, किसी को अपनी तरफ लेना, अपने फेवर में लेना, रिझा करके। तो प्ले अप टू करना, और इसको आप बोलते हैं करी फेवर विद समबडी। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 1000 करोड़ का चंदा मिला किसी कंपनी से, तो वो कंपनी उस पॉलिटिकल पार्टी की खुशामदीद कर रही थी, प्ले अप टू करके अपना फेवर करी कर रही थी, अपना काम निकालने की कोशिश कर रही थी। रोहित ऑलवेज प्लेज अप टू हिज पेरेंट्स व्हेन ही वांट्स मनी। रोहित अपने माता पिता की हमेशा खुशामदीद करता है जब जब उसको पैसा चाहिए होता है। सही वर्ड मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, है ना, समझ गए होंगे आप मीनिंग क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, प्ले अप टू करना, रिझाना। चलिए लास्ट वर्ड है स्क्रूपल। बहुत ही प्यारा वर्ड है ये, इससे 2-3 वर्ड्स बनेंगे। स्क्रूपल का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल, एक मॉरल प्रिंसिपल जिससे आपको राइट और रॉन्ग का पता लगे। समझ पा रहे हो? अगर आप स्क्रूपलस हैं तो आप सिद्धांतवादी आदमी हैं, और बिल्कुल उल्टा इसका, अगर आप अनस्क्रूपलस हैं तो आपका कोई सिद्धांत नहीं है जीवन में, जिस और हवा चलती है उस तरफ आप चलने लगते हैं, अपना फ़ायदा निकालते हैं। तो स्क्रूपल एक नाउन है, स्क्रूपलस सिद्धांतवादी एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव का बिल्कुल उल्टा एडजेक्टिव है अनस्क्रूपलस, जिसको आप आर्टिकल में देखेंगे। हिंदी में इसको बोल सकते हैं छिछोरा, है ना, बदमाश छिछोरा, अनस्क्रूपलस। द शॉपकीपर हैड नो स्क्रूपल्स अबाउट सेलिंग डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स इवन टू हिज रेगुलर कस्टमर्स। शॉपकीपर का कोई सिद्धांत नहीं था डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को बेचने को लेकर के, यहाँ तक कि अपने रेगुलर कस्टमर्स को भी, जहाँ मौका मिलता था खराब प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट वो सेल कर देता था। सिद्धांत को कॉन्शियस, प्रिंसिपल, एथिक्स, मॉरल्स, रूब्रिक, डॉगमा, इन सभी वर्ड से भी बताया जाता है। आज आप ये वर्ड्स अनस्क्रूपलस आर्टिकल में देखेंगे। चलो इतना डिटेल में अगर वोकैब रोज़ पढ़ोगे 5-5 करके वर्ड्स, है ना, 100 एडिटोरियल्स के बाद ये 500, या अगर रिपीट भी होते हैं तो 400 वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। और मैं अच्छे लेवल के वर्ड्स यहाँ लेता हूँ, तो 400 एडवांस वर्ड्स आप इस क्लास में सीख सकते हैं सिर्फ 100 दिनों में।
चलो अब आर्टिकल पे आओ, एक समरी आपको दें। समरी वही है जो आप जानते हैं। सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली 2018 के आसपास कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर हमें चंदा देना हो, हमें या किसी भी दूसरी पार्टी को, तो आप गुपे छुपे तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएं और वहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का एक पेपर जो है परचेज करें। 20,000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं। 20,000 से कम के भी होते हैं, लेकिन वो कैश होते हैं। तो आप ये परचेज करें और अपनी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी को चुपचाप दे दें और आपका नाम कभी भी पब्लिक में नहीं आएगा। हुआ क्या इससे? जब इस स्कीम का भंडाफोड़ हुआ, सुप्रीम कोर्ट इस स्कीम के पीछे पड़ गया और सरकार और एसबीआई को मजबूर किया कि 5 साल में आप बताओ किस किस बिजनेसमैन ने कितना कितना चंदा किस गवर्नमेंट को दिया है। तो हमें यह पता लगा कि बड़े बड़े बिजनेस घरानों ने बड़े बड़े ठेके छुड़ाने के लिए रूलिंग गवर्नमेंट को बहुत सारा चंदा दिया है। और इनफैक्ट कई बिजनेसेस ने तो चंदा इसलिए दिया है क्योंकि उनके ऊपर सीबीआई, ईडी ऐसी रेड्स पड़ रही थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उनको नोटिस आ रहे थे। तो ओवरऑल इस स्कीम से हमें पता लगा कि घिनौना धंधा चल रहा था बिजनेसमैन का और सरकार का मिला जुला, जिसमें हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया कानून को ताक पे रखने के लिए दिया और लिया जा रहा था। बस आर्टिकल का यही मैसेज है, कंडेमनिंग या क्रिटिसाइजिंग आज की टोन है। सॉर्डिड बताया स्कीम को, नीच या घिनौना बताया। शुरू करते हैं आर्टिकल को। अब डिटेल्स में जाएंगे, इसमें नीचता कहाँ कहाँ आपको स्कीम में मिलेगी। फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ordered release of the final tranche of data from the State Bank of India, it has now been possible to get a nearly complete picture of electoral financing. Following यानी बाद में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डर किए गए रिलीज़ को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिस रिलीज़ को ऑर्डर किया है, जिस रिहाई को या जिस चीज़ के पब्लिकेशन को ऑर्डर किया है, और ये रिलीज़ है डेटा का फाइनल ट्रांच का। ट्रांच का मतलब होता है हफ्ता या किस्त, पोर्शन या इंस्टॉलमेंट। कह रहे हैं ये रिलीज़ हुआ है डेटा की आखिरी इंस्टॉलमेंट का, जो आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट के जबरन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इस डेटा को लेने के बाद और इस डेटा के पब्लिक में आने के बाद फॉलोइंग, अब क्या हुआ जी? हुआ कुछ भी नहीं। अब ये चीज़ बड़ी पॉसिबल हो गई है, बहुत लाइकली हो गई है कि आपको एक लगभग पूरी कंप्लीट पिक्चर मिल जाए इलेक्टोरल फाइनेंसिंग की। इलेक्टोरल यानी इलेक्शन से रिलेटेड, फाइनेंसिंग का मतलब है पैसे का लेन देन। तो आपको एक लगभग कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी 5 साल में किस पार्टी को कितना पैसा इलेक्शंस के लिए या इलेक्शंस के नाम पे मिला है। कह रहे जी विच वॉज वंस एन ओपेक रूट, और ये वही चीज़ है इलेक्टोरल फाइनेंसिंग जो कभी एक ओपेक रूट हुआ करती थी, कभी कभी एक बहुत ही धुंधला सा रास्ता हुआ करती थी। आज से 10 साल पहले अगर कोई बिजनेसमैन पैसा दे रहा है तो वो एकदम कैश में देगा, किसी को पता नहीं लगने देगा, कहीं से इधर उधर से पकड़ के लाएगा। तो बड़ा ओपेक सा रूट था ये, हमें नहीं पता था पैसा कैसे दिया जा रहा है। लेकिन अब हमें पता लगा जब एक नंबर में पैसा एसबीआई के थ्रू पार्टियों को मिला। चलो सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है इट, वर्ब है हैज़ नाउ बिन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, लिंक वर्ब लगी हुई है, एक्शन वर्ब यहाँ पे कोई है नहीं। हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन याद है ना आपको? बिना जब मेन वर्ब के आ जाएं तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाते हैं और लिंक वर्ब का काम करते हैं। अब ये पॉसिबल हो गया है। अच्छा, विच आया है इलेक्टोरल फाइनेंसिंग के लिए, विच की वर्ब है वॉज। ओपेक का मतलब होता है अनक्लियर, हेजी या धुंधला। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है नेबुलस। ये वर्ड बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम्स के अंदर, मेरे को तो ऐसे ही याद है ना। नेबुला मतलब बादल, नेबुलस मतलब बादलों जैसा धुंधला। जो चीज़ आपको समझ ना आए, बहुत ही मर्की लगे, बहुत ही अनक्लियर लगे, दैट इज़ ओपेक और नेबुलस। ट्रांच का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, ईएमआई, हफ्ता या किस्त। चलिए, ये ऊपर वाला जो है पूरा का पूरा एक एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम है। ये सब का सब तब पॉसिबल हुआ है जब ये सारा डेटा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में आया। आगे बढ़े। चलो, मैं बहुत कोशिश करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको ओवरलोड ना करूँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी मुझे दिखती हैं पढ़ाते हुए, कई बार मैं आपको नहीं बताता हूँ। तो अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाए करे ना तो उसको पॉजिटिवली लिया करो, जितना समझ में आए उतना समझ लिया करो। द एसबीआई हैड टू रिलीज डेटा ऑफ द यूनिक नंबर्स फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज्ड बाय कॉरपोरेट एंड इंडिविजुअल डोनर्स एंड लेटर इनकैश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मजबूरी में रिलीज़ करना पड़ा डेटा। अपनी इच्छा से नहीं दिया इन्होंने, बहुत मजबूर करके इनका हाथ मरोड़ के इनसे डेटा लिया गया है। हैड टू बता रहा है इनकी मजबूरी को। तो स्टेट बैंक को बड़ा मजबूरी में देना पड़ा है डेटा, जो था यूनिक नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए। और ये कौन से बॉन्ड्स हैं? जो खरीदे गए थे कॉरपोरेट्स के द्वारा और इंडिविजुअल डोनर्स के द्वारा। कॉरपोरेट यानी कंपनियां, इंडिविजुअल डोनर्स यानी
पैसे वाले इंडिविजुअल लोग, और लेटर जो कि इन कैश किए गए थे, जिनको कैश में भुनाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा। इन कैश करना यानी किसी चीज़ को कैश में कन्वर्ट करना, बेचना, रिडीम करना। बॉन्ड आपके पास आ गया, आप एसबीआई के पास गए, भाई लाओ इसके सामने पैसे दो, हमें हमारे अकाउंट में डाल दो, ये होता है इन कैश करना। चलिए और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। कह रहे जी दैट द एसबीआई हैड टू बी प्रोटेक्ट ट्वाइस बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिलीज दीज चंक ऑफ डेटा। अब देखो ये डैश लगा और यहाँ तक डैश फिर से लगा हुआ है, बीच की इन्फॉर्मेशन छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब है पहले बाकी का सेंटेंस पढ़ो, फिर बाद की इन्फॉर्मेशन को, बीच की को देखो। कह रहे जी दैट द एसबीआई हैड टू बी प्रोटेक्ट ट्वाइस बाय द कोर्ट टू रिलीज दीज चंक्स ऑफ डेटा इज एन इंडायरमेंट। कह रहा जी दैट यानी ये बात की, कौन सी बात कि एसबीआई को हैड टू बी प्रोडेड, एसबीआई को मजबूरी में प्रोड करना पड़ा। प्रोड करने का मतलब होता है किसी को लकड़ी दिखा के डराना, किसी डायरेक्शन में मोड़ना। जैसे किसान अपने पशुओं को मोड़ता ना लकड़ी से, मार मार के इधर चल उधर चल, तो एसबीआई को भी प्रोड करना पड़ा लकड़ी दिखा करके 2 बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और क्यों? ताकि वो रिलीज़ करें इन बड़े बड़े चंक्स ऑफ डेटा को, बड़े बड़े ढेर ऑफ डेटा को। चंक मतलब ढेर, ढेरी। कह रहा है ये बात जो है ना अपने आप में, दैट वो एक इंडाइटमेंट है, वो एक गिल्ट है, दोष है। और किसका? ऑफ द बैंक, इस एसबीआई बैंक का। और ये कौन सा एसबीआई बैंक है भाई? विच हैड इनिशियली सॉट एन एक्सटेंशन टिल जून 30, 2024। ये वही बैंक है जिसने शुरुआती तौर पे इनिशियली मांगा था एक एक्सटेंशन को डेटा देने के लिए जून 30, 2024 का। और ये कौन सी डेट है जून 30, 2024 भाई? कोमा लगा के बता रहे हैं। वेल आफ्टर द जनरल इलेक्शन टू रिलीज द इंफॉर्मेशन। कह रहा है ये जनरल इलेक्शन के काफ़ी बाद की डेट है, रिजल्ट सब आ जाएगा उसके बाद की डेट है। और ये मांगा था एक्सटेंशन रिलीज़ करने के लिए इसी इंफॉर्मेशन को, जो बाद में इन्होंने 1 हफ्ते में ला करके दे दी। समझ पाए सेंटेंस को? तो एसबीआई की बदमाशी बताई गई है सेंटेंस में कि ये वही एसबीआई है जो पहले कह रहा था 30 जून से पहले तो हम दे ही नहीं पाएंगे। अब इसने हफ्ते भर में सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको कहा तो देना पड़ा। तो ये बात ही अपने आप में एसबीआई का गिल्ट, उनका दोष दिखाती है। चलो सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर ये बीच वाला अपने को ऐड करना है। स्ट्रक्चर ये है जी, दैट जो है ना, दैट इसकी वर्ब है इस, और दैट का मतलब है ये बात की। और ये मतलब कैसे निकला? दैट के बिल्कुल बाद में एक नाउन रखा है और उसके पास उसकी वर्ब है। जब भी ऐसा हो, दैट के बाद में कोई नाउन हो और उसकी खुद की वर्ब हो, तो आपको दैट की एक अपनी वर्ब भी मिल जाएगी आगे, जो कि सिंगुलर ही होगी, इज होगी या वॉज होगी। तब दैट का मतलब अपने आप बन जाएगा ये बात की। ठीक है, इन चीज़ों को आप लिख भी सकते हैं, बाकी पढ़ते हुए आपके दिमाग में वैसे भी आ जाएंगी, बार बार पढ़ोगे तो। एसबीआई की वर्ब है हैड टू बी प्रोडेड, यहाँ पे पैसिव इन्फिनेटिव है। एसबीआई को प्रोड करना पड़ा, लकड़ी दिखा करके बताना पड़ा कि आपको ये करना है ना, जैसे जानवर को किसान दिखाता है लकड़ी। चंक का मतलब होता है ढेरी। इंडाइटमेंट मतलब आपका गिल्ट। विच आया है बैंक के लिए, एसबीआई के लिए, विच की वर्ब है हैड सॉट। सीक की V3 है सॉट। सॉट का मतलब होता है मांगना। एसबीआई मांग चुका था एक एक्सटेंशन को। चलिए अब बीच का डेटा देख लें। देखो कह रहा है जी इन द फर्स्ट इंस्टेंस दे वर विदाउट यूनिक नंबर्स दैट कुड कनेक्ट डोनर्स विद पार्टीज। लकड़ी इसलिए दिखानी पड़ी एसबीआई को क्योंकि पहली दफ़ा जब एसबीआई को दिखा करके लकड़ी मांगा था डेटा फर्स्ट इंस्टेंस में, तो वो डेटा बिना यूनिक नंबर्स के था जो कि कनेक्ट कर सके डोनर्स को पार्टीज़ के साथ, है ना। नंबर नहीं था बॉन्ड का कि कौन सा बॉन्ड इस आदमी ने खरीदा और कौन सा बॉन्ड उस पार्टी ने भुनाया। नंबर दोनों मैच हो जाए तो पता लगे किसका बॉन्ड किसको गया है। इसलिए 2 बार एसबीआई को डांट फटकार लगानी पड़ी। चलिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी बीच वाली। कह रहे जी ऑन द अदर हैंड इट टुक ओनली अ फ्यू आवर्स फॉर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस टू परफॉर्म अ सिंपल डेटा मैचिंग एक्सरसाइज। कह रहे वहीं दूसरी तरफ एसबीआई कह रहा था 30 जून लगेंगे 2024 के। कह रहे वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ घंटे लगे, और किस काम में? परफॉर्म करने में एक सिंपल डेटा मैचिंग एक्सरसाइज को, जिसमें कनेक्ट किया जा सके 2 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, 2 डेटा सेट्स को। अब वो कौन कौन से डेटा सेट्स हैं वो आपको बताए गए हैं डैश लगा के। ऑन द कंपनीज दैट हैड परचेज बॉन्ड्स एंड ऑन द पार्टीज दैट हैड इनकैश देम। ये डेटा सेट जो पहला था वो उन कंपनीज का था जिन्होंने बॉन्ड खरीदा है, और दूसरा डेटा सेट था उन पार्टीज़ पे जिन्होंने बॉन्ड को बुनाया है। तो यूनिक नंबर आने से 1 मिनट में वो फॉर्मूला लगा दो एक्सेल में, वी लुकअप, है ना, तो आपको पता लग जाएगा कौन सा बॉन्ड किस आदमी से खरीदा गया और किस आदमी के या किस राजनीतिक पार्टी के अकाउंट में बुनाया गया। तो कुछ घंटे में ये सारा काम न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने करके बता दिया। इट की वर्ब है टुक, दैट की वर्ब है हैड परचेज, दैट कंपनीज के लिए आया, पार्टीज़ के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है हैड इनकैश्ड।
हैड प्लस V3 का तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको पास्ट में भी पास्ट का इवेंट दिया गया हो। आ रही बात समझ में? भाई सारा डेटा पास्ट में तो आया, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के पास आए हुए 5 दिन हो गए, और उस डेटा के आने से पहले ये बॉन्ड खरीदे जा चुके थे और बुनाए भी जा चुके थे। तो पास्ट के भी जब पास्ट इवेंट्स होते हैं, उन सभी इवेंट्स को पास्ट परफेक्ट में यानी हैड प्लस V3 से बताया जाता है। कह रहे अ कर्सरी लुक एट द डेटा रिवील्स द इनएफिकेसी ऑफ द आर्गुमेंट फॉर द नीड फॉर ओपेसिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अगर एक सरसरी नज़र डालें, परफंक्ट्री या सुपरफिशियल या कर्सरी लुक डालें इस पूरे डेटा पे, तो ये रिवील करती है इनएफिकेसी को या बेअसर होने को उस आर्गुमेंट के या उस दलील के, जो दलील थी उस नीड के लिए, ज़रूरत के लिए, जो है धुंधलेपन की इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। अच्छा, ये कौन सी दलील है भाई धुंधलेपन वाली? दैट हैड बीन प्रोपाउंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये वही आर्गुमेंट है धुंधलेपन की जिसको प्रोपाउंड किया गया था, एडवोकेट किया गया था, वकालत की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। सेंटेंस समझ में आया? सिर्फ एक सरसरी निगाह अगर इस डेटा पे डाल दो ना, तो सरकार के इस पूरे आर्गुमेंट की हवा निकल जाती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा अनोनिमस होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, आम आदमी को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी दलीलें सरकार ने दी होंगी। कह रहे जी बट वन साउंडली रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। ये वही दलील है जिसको साउंडली और मजबूती से रिजेक्ट कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये नहीं चलेगी दलील आपकी, डेटा की फुल इंफॉर्मेशन वोटर्स को दी जाए। समझ गए? अब उस लुक में क्या क्या रिवील होता है वो आप आगे देखेंगे। कर्सरी लुक की वर्ब है रिवील्स, दैट आया है आर्गुमेंट के लिए, दैट की वर्ब है हैड बीन प्रोपाउंडेड, प्रोपाउंड करना, एडवोकेट करना, सजेस्ट करना, किसी चीज़ को वकालत करके बताना। बस हो गया, सेंटेंस इतना ही था ना। कर्सरी, परफंक्ट्री, सुपरफिशियस है ना, एकदम ऊपर ऊपर का, एकदम सिरसरे वाला, सरसरी नज़र को बोलते हैं कर्सरी लुक। कह रहे जी अब वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। फॉर वन, देयर सीम्स टू बी अ क्लियर कोरिलेशन बिटवीन लार्ज डोनेशंस बीइंग मेड टू सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज एंड बॉन्ड परचेजर्स रिसीविंग हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स। कह रहे जी पहली बात तो ये, और सब बातों की बात तो ये, एक साफ साफ क्लियर कोरिलेशन दिखाई देता है, आपसी रिश्ता दिखाई देता है। और किन किन के बीच? दो चीज़ों के बीच, बिटवीन और एंड लगा के उनको बताया है ना, बिटवीन और एंड के साथ में इनको। जस्ट ए मिनट, शायद पेन जो है ना जाम हो गया, कोई बात नहीं, जस्ट ए मिनट। तो पहली चीज़ है बिटवीन लगा के बताया है, बड़ी बड़ी डोनेशंस जो मेड की जा रही हैं कुछ खास पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और दूसरा बॉन्ड परचेजर्स के रिसीव करने के साथ ही बड़ी वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, रोड, ब्रिज और हाईवे से रिलेटेड है। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आती है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट सरकार से मिले हैं और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी सरकार को दिए हैं। चलिए, कोरिलेशन की वर्ब है सीम्स, है ना, कोरिलेशन की वर्ब है सीम्स। अच्छा, बिटवीन और एंड से दो चीज़ों को जोड़ा गया, ऑफ कोर्स आप जानते हैं। कह रहे जी इन सम केसेस देयर इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन एंटिटीज बीइंग सब्जेक्ट टू एक्शंस और फेसिंग प्रॉब्स बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कह रहे कुछ केसेस में तो इतनी हद हो गई कि साफ साफ कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिश्ता है दो चीज़ों के बीच में। पहला है बिटवीन लगा के बता रहा है, एंटिटीज़ के सब्जेक्ट टू होने के उन एक्शंस के नीचे। सब्जेक्ट टू होना, किसी चीज़ के अधीन होना, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना। कई बिजनेस घरानों के, कई बिजनेस एंटिटीज़ के अधीन होने के या गुजरने के एक्शन से या फिर फेस करने के प्रॉब को ईडी और आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा। एंड लेटर दीज एंटिटीज़ और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स परचेजिंग बॉन्ड्स, और आगे जाकर के इन एंटिटीज़ के या इनके प्रतिनिधियों के बॉन्ड्स को खरीदने के बीच में। तो कुछ खास हमें रिश्ता, कोरिलेशन ऐसा भी मिला है। पहले रेड पड़ी, फिर एक्शन आया, एक्शन के बाद में बॉन्ड आया, और फिर आपको पता ही नहीं है उस एक्शन का क्या हुआ, है ना। ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, ऐसा भी देख करके लगता है कि सरकार के एक्शन से बचने के लिए सरकार को ही कुछ बिजनेस घरानों ने भर भर के पैसा दिया है। कोरिलेशन की वर्ब है इज, एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप। सब्जेक्ट टू होना यानी किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस के नीचे होना, अधीन होना, है ना। ये सब लोग जो हैं उस एक्शन के अधीन थे जो सरकार इनके ऊपर लेने वाली थी। किसी को जेल होती, किसी पे फाइन लगता, जो भी उनके ऊपर होने वाला था। कह रहा जी दिस इज स्पेशली सो फार मैनी डोनर्स हु परचेज दीज बॉन्ड्स दैट वर लेटर इनकैश्ड बाय द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी। कह रहा है जी दिस इज स्पेशली सो, ये खास करके ऐसा है
कि कई डोनर्स के लिए, दिस इज स्पेशली सो, मतलब ये खास करके ऐसा ही है जो हमने ऊपर बताया। और कैसे है, कई डोनर्स के लिए, कई दाताओं के लिए जिन्होंने परचेज किया था इन बॉन्ड्स को और जो बाद में भुनाए गए थे, लेटर इनकैश किए गए थे रूलिंग बीजेपी पार्टी के द्वारा। तो साफ साफ सरकार के ऊपर जो है निशाना साध रहा है कि आप ही ईडी वीडी भेजे होंगे, बाद में जब वो डर गया तो उससे आपने बॉन्ड भरवा लिया और बाद में उसके साथ क्या हुआ नोबडी नोस, है ना, बॉन्ड को आपने इनकैश कर लिया। चलिए, दिस की वर्ब है इज, हु की वर्ब है परचेज्ड, हु आया है बॉन्ड्स के लिए या डोनर्स के लिए, बॉन्ड्स के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है लेटर इनकैश, इनकैश करना, किसी चीज़ को भुनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब जो वर्ड मैंने आपसे पूछा था कि दो चीज़ों को बराबर रखते हैं और कंपेयर करते हैं तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई साहब? उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, अजीब सा वर्ड है ना, जक्सटेपोस। यहाँ पे इसको रखा, यहाँ पे इसको रखा, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पोर्शन बाय पोर्शन, एंगल बाय एंगल, जब आप इनको देखोगे, मैच करोगे तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में जक्सटेपोज करना। नया वर्ड है, सब लोग ध्यान रखें इसको। कह रहा जी दैट द टॉप 19 फर्म्स बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव साइज ऑफ डोनेशंस मेड वेंट ऑन टू इनवेरिएबली फंड द बीजेपी। कह रहा जी दैट, ये बात की कि टॉप 19 जो फर्म्स हैं, अब देखो बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको हमने साथ में ही पढ़ लिया क्योंकि काफ़ी कम है ये। टॉप 19 जो फर्म्स हैं जो कि आधार पे हैं, बेस्ड है इस पे उनके क्यूमुलेटिव या टोटल साइज ऑफ डोनेशंस पे, है ना, किसने कितनी ज़्यादा डोनेशन दी, अगर ऊपर से नीचे तक 19 फर्म्स को पकड़ें। कह रहा है ये बात की कि इन 19 फर्म्स का जो ये जो सारी 19 फर्म्स हैं ये आगे बढ़ी या वेंट ऑन की बिना किसी एक्सेप्शन के इनवेरिएबली, इनवेरिएबली मतलब सर्टेनली, फंड करने के लिए बीजेपी को। ये सारी 19 फंड्स पार्टियां जो है बीजेपी के पास पैसा लेके गई, और साथ ही साथ किसके, बिसाइड्स अदर पार्टीज, साथ ही साथ दूसरी भी कई पार्टियों के। और कब से कब तक, फ्रॉम मिड 19 टू फरवरी 2024, इन 5 सालों के भीतर। अब देखो बीच में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, 22 फर्म्स डोनेटेड 100 करोड़ और मोर इन दिस पीरियड। अगर टोटल देखें तो 22 फर्म्स थी जिन्होंने 100 करोड़ या ज़्यादा इससे दिया इस पीरियड के दौरान। कह रहे ये जो बात है ना कि ये सारा पैसा बीजेपी को गया है, ये साथ ही साथ सजेस्ट करता है दैट द बॉन्ड्स वर ए डिवाइस यूज टू करी फेवर विद द एस्टैब्लिशमेंट, कि ये बॉन्ड्स एक जरिया था, एक उपकरण था, एक डिवाइस था भाई भतीजावाद करवाने का, करी फेवर करने का, फ़ायदा उठाने का सरकार से या एस्टैब्लिशमेंट से। समझे सेंटेंस को? थोड़ा लंबा है। दैट जो है ना, दैट इसका मतलब है ये बात की, वही वाला केस है पुराने वाला जो आपको ऊपर बताया था मैंने। दैट की वर्ब है सजेस्ट, ये बात ये सजेस्ट करती है। फॉर्म्स की वर्ब है वेंट ऑन, इनवेरिएबली मतलब सर्टेनली या विदाउट एक्सेप्शन। 19 फॉर्म ने, ऊपर वाली ने तो बीजेपी को पैसा दिया ही है, 20वीं फॉर्म हो सकती है जिसने पैसा ना दिया हो। शुरू की 19 जो सबसे बड़ी पैसा देने वाली फॉर्म्स हैं उन्होंने बीजेपी को ही पैसा दिया, और साथ ही साथ बीजेपी के दूसरी पार्टियों को भी दिया हुआ है, बिसाइड्स अदर पार्टीज। थोड़ा बीजेपी को दे दिया, थोड़ा आम आदमी पार्टी को दे दिया ना, इस तरीके से। चलिए, बॉन्ड्स की वर्ब है वर, करी फेवर विद समवन करना, प्ले अप टू समवन करना, किसी को रिझाना, अपने फेवर में लेना। करेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर दीज बॉन्ड्स in the hands of the SBI, which could allow it to keep an audit trail of transactions, and that the finance ministry had allowed certain bonds to be encashed even after their expiry date within 15 days of the purchase date short. सबसे लंबा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है इस पूरे आर्टिकल का, लेकिन बहुत आसान है, तोड़ के देखते हैं। यहाँ से पढ़ो। कह रहे जो प्रेजेंस है, मौजूदगी है एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर की, नंबर मैंने खुद से जोड़ दिया, यूनिक आइडेंटिफायर एक नंबर ही है, और किसके लिए है, वो इन बॉन्ड्स के लिए है। और ये मौजूदगी कहाँ है, एसबीआई के हाथों में, एसबीआई के कंप्यूटर में। कह रहे ये जो मौजूदगी है ना, जो अलाउ करती है इट को या एसबीआई को कि ये ऑडिट ट्रेल रखे सभी ट्रांजेक्शन्स की, इसको पूरा खबर रहे किसने खरीदा किसको गया। कह रहा है एक तो ये प्रेजेंस जो है, और दूसरा ये वाली बात दैट कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अलाउ कर दिया था कुछ बॉन्ड्स को भुनाए जाने के लिए, यहाँ तक कि तब जब वो एक्सपायर हो चुके थे, और एक्सपायरी डेट होती है 15 दिन बॉन्ड को परचेज करने से। कह रहा है ये जो प्रेजेंस है और ये वाली जो बात है, ये दोनों चीज़ें, एसबीआई के पास डेटा था और सरकार ने बहुत सारे बॉन्ड्स को एक्सपायरी के बाद भी भुनवा लिया एसबीआई को कह के। कह रहा है ये दोनों बातों ने हमें ये शो किया, दिखाया दैट वो ये द स्कीम हैड ऑल्सो क्रिएटेड अनड्यू एडवांटेज फॉर द रूलिंग पार्टी। स्कीम ने साथ ही साथ क्रिएट किया था ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी एडवांटेज को रूलिंग पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए। सब कुछ एसबीआई को पता था, एसबीआई से बीजेपी के पास डेटा आ भी रहा होगा, गवर्नमेंट के पास डेटा आ भी रहा होगा, और सरकार
अगर खुद के पास कोई बॉन्ड आए और वो एक्सपायर भी हो गया हो तो भी एसबीआई को बोल करके सरकार उसको भुना रही थी। एसबीआई घर का ही काम कर रहा था सरकार का। कह रहे ये बातें हमें ये दिखाती है सरकार ने खूब फ़ायदा उठाया इस बॉन्ड की स्कीम का, रूलिंग पार्टी ने जो अभी रूल कर रही है। चलिए, प्रेजेंस और दैट, इन दोनों की वर्ब है शॉर्ड। विच आया है जी यूनिक आइडेंटिफायर के लिए, इसकी वर्ब है कुड अलाउ। फाइनेंस मिनिस्ट्री की वर्ब है हैड अलाउड। पास परफेक्ट में लिखा गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस काम को कर चुकी थी, है ना, एक्सपायर्ड बॉन्ड्स को भी इनकैश करना। चलिए, स्कीम की वर्ब है हैड ऑल्सो क्रिएटेड। अनड्यू मतलब अननेसेसरी, जो ड्यू नहीं है, जो ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, अनड्यू है। कह रहे जी इट इज़ क्लियर दैट द बॉन्ड्स हैड स्क्यूड कैंपेन एंड पार्टी फाइनेंसिंग हैविली इन द फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये बात अब साफ है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये स्क्यू कर चुके थे, झुका चुके थे पूरे चुनावी अभियान को, कैंपेन को 2019 में, और पार्टी की फाइनेंसिंग को। और कैसे झुका चुके थे, बहुत वजनदार तरीके से, हैविली, बीजेपी के फेवर में। ये बात भी हमें अब साफ है। और साथ ही साथ कैसे, बिसाइड्स पुटिंग अ वेल ओवर द अनस्क्रूपलस मोटिवेशंस फॉर द डोनेशंस। साथ ही साथ ये काम कर चुके थे बॉन्ड्स, पुट करते हुए एक वेल को या पर्दे को बदमाशी भरे मोटिवेशंस के ऊपर, अनस्क्रूपलस मोटिवेशंस, मंशाओं के ऊपर जो थी डोनेशंस की। तो एक पंथ दो काज हुए। बिजनेसमैन को गलत काम के लिए पैसा देना था, भाई कईयों ने दिया होगा ना, जिनके ठेके वेके छूटे हैं, टेंडर लगे हैं, तो उन्होंने अपने गलत काम पे पर्दा डाल दिया, अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी से, शेयर होल्डर से बिना पूछे सरकार को पैसा दे दिया गुपचुप। और सरकार ने बॉन्ड्स की स्कीम कुछ इस तरीके से चलाई कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट रूलिंग पार्टी को मिले। तो ये एक पंथ दो काज करने वाली स्कीम थी। इट की वर्ब है इस, बॉन्ड्स की वर्ब है हैड स्क्यूड। स्क्यू करना यानी झुकाना एक तरफ, हैविली यानी बहुत ज़ोरों से, वेल का मतलब होता है पर्दा, अनस्क्रूपलस आप देख चुके हैं, बिना स्क्रूपल वाला आदमी, असिद्धांतवादी, समझ गए ना, बहुत बदमाश टाइप का, डिसऑनेस्ट पर्सन, अनएथिकल पर्सन। बिसाइड्स का मतलब होता है साथ ही साथ। अब देखो, बिसाइड्स पे एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, लास्ट में एक सेंटेंस रह गया, इसको चलो कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ, फिर इस सेंटेंस को देख लेना, ठीक है। आ जाओ, एक बार में समझ आ जाएगा, एक बार इसको खुले दिमाग से सोचना, है ना, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। बिसाइड और बिसाइड्स के बीच का पहले तो आपको फ़र्क जानना है। बिसाइड का मतलब होता है किसी की साइड में या बाजू में। मेरे बाजू में घर है तो देयर इज़ अ हाउस बिसाइड माई हाउस, समझ में आया। आप मेरे बाजू आजू खड़े हो तो यू आर स्टैंडिंग बिसाइड मी, या आई एम स्टैंडिंग बिसाइड यू। तो ये आजू बाजू वाला खेल होता है बिसाइड नाम की प्रेपोजिशन से। लेकिन बिसाइड्स अगर पीछे एस लग जाए तो फिर बाजू आजू वाला खेल नहीं होगा, फिर इस वर्ड का मीनिंग हो जाता है साथ ही साथ। रसगुल्ले के साथ गुलाब जामुन भी खाऊंगा, आई विल हैव गुलाब जामुन बिसाइड्स रसगुल्ला, समझ पाए, साथ ही साथ। इतना आपने समझ लिया। अब इसका एडवांस वाला वर्जन समझो। बिसाइड्स जो है ना, साथ ही साथ, बिसाइड्स जो है साथ ही साथ, ये सिर्फ पॉजिटिव केस में यूज़ होगा। नेगेटिव केस में जब साथ ही साथ आपको चाहिए हो तब आप बिसाइड्स भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, तब आपको यूज़ करना होगा अपार्ट फ्रॉम, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा सिवा। यूज़ करके टेक्निकली बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। देयर वॉज एन ओल्ड विला बिसाइड्स अ लेक। एक पुराना विला था, एक घर था, हवेली थी, लेक के बाजू में। लेक के साथ ही साथ नहीं था, लेक के बाजू में था। बाजू में था तो बिसाइड लिखना पड़ेगा, बिसाइड्स गलत है। आई विल चेंज इट टू बिसाइड, पीछे का इस निकाल देता हूँ। एक सेंटेंस और देखो, बिसाइड मिल्क एंड बटर वी नीड सम वेजिटेबल्स। मिल्क और बटर के साथ ही हमें कुछ वेजिटेबल्स की ज़रूरत है। मिल्क एंड बटर तो चाहिए ही, साथ ही साथ इन दोनों के वी नीड सम वेजिटेबल्स। साथ ही साथ वाली बात हो रही है, बिसाइड से काम नहीं चलेगा, यू विल हैव टू चेंज इट इनटू बिसाइड्स। इतना क्लियर है मामला। चलो अब एडवांस वाला क्वेश्चन देखो। बिसाइड्स मिल्क एंड बटर वी डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। मिल्क और बटर को सिवा हमें कुछ और नहीं चाहिए। वी डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स, हमें कुछ और नहीं चाहिए। साथ ही साथ मिल्क और बटर के या सिवा मिल्क और बटर के? सिवा मिल्क और बटर के। साथ ही साथ वाला मीनिंग आ ही नहीं रहा। तो जब सिवा वाला मीनिंग आए यानी नेगेटिव मीनिंग आए, इसको छोड़ के, इसके सिवा, तब आपको बिसाइड्स का इस्तेमाल भी नहीं करना है, आपको लगाना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम। ठीक है। एक तो इसकी ट्रिक ये है कि उस सेंटेंस में नोट वोट कहीं पड़ा होगा, उस नोट को देख करके आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि अपार्ट फ्रॉम लगाना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है नोट हर बार आए, सिवा वाला मीनिंग बिना नोट के भी आ सकता है। बिसाइड्स मिल्क एंड बटर एवरीथिंग एल्स हैज़ बीन अरेंज्ड। देखो एक तो मीनिंग ये निकल सकता है, मिल्क और बटर के साथ ही हर चीज़ को अरेंज कर लिया गया है।
भाई मिल्क एंड बटर किया तो हर चीज़ उसके साथ में हर चीज़ को हमने अरेंज कर लिया, लेकिन इसका चांसेस कम है। जब आपने हर एक चीज़ को अरेंज कर लिया तो आप फिर यही बोल दो ना हमने हर एक चीज़ को अरेंज कर लिया है। फिर ऐसा क्यों बोलते हो सब्जी के साथ साथ हमने हर एक चीज़ को अरेंज कर लिया है, दूध के साथ साथ, ऐसा क्यों बोलोगे आप? बात समझ पा रहे हो मेरी? अगर इसका सही मीनिंग निकालना हो टेक्निकली या लॉजिकली, ये सेंटेंस तभी लिखा जाना चाहिए जब आपने ये कहना हो मिल्क और बटर के सिवा हमने सब कुछ अरेंज कर लिया है। साथ ही साथ वाला मीनिंग अगर रखोगे थोड़ा इलॉजिकल लगेगा, फिर मिल्क एंड बटर को अलग से लिखने की जरूरत आपको शायद नहीं थी। एवरीथिंग हैज़ बीन अरेंज्ड। तो अगर इतना लॉजिक समझ गए तो यहाँ पे नॉट नहीं है, लेकिन सिवा वाला मीनिंग अभी भी आ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम। क्लियर है? बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। जस्ट अ मिनट, ठीक है। चलो, वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग इन कॉमन बिसाइड म्यूजिक। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन है म्यूजिक के साथ ही साथ। साथ ही साथ का मीनिंग आ रहा है तो बिसाइड्स लगाएंगे। वी डिड नॉट हैव मच इन कॉमन बिसाइड्स म्यूजिक। हम में ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं था म्यूजिक के सिवा। म्यूजिक ही पसंद था हम दोनों को कॉमनली, बाकी सब कुछ कॉमन हमें नहीं था। अपार्ट फ्रॉम वाला मीनिंग आ रहा है, बिसाइड से काम नहीं चलेगा। ऑफकोर्स यहाँ लिखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम। चलो कॉन्सेप्ट समझ गए तो आ जाओ भाई होमवर्क पे अपने। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। देयर वॉज लिटल इन कॉमन बिटवीन अस बिसाइड्स म्यूजिक। हमारे अंदर बहुत कम कॉमन चीज़ें थी म्यूजिक के साथ साथ या म्यूजिक को छोड़ के या म्यूजिक के सिवा, जो भी मीनिंग आप बनाएंगे। आपका खुद का इम्तिहान है, टेस्ट है इसी कॉन्सेप्ट का, इसको यूज़ करके बताना है बिसाइड्स को मैं क्या करूं, अनचेंज रखूं या इसको अपार्ट फ्रॉम में चेंज करूं। डालो कमेंट्स में, जो गलत या सही वहीं आपको आपके कमेंट के नीचे ही बताएंगे। बढ़े आगे। चलो, बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ये, एक एक बार ढंग से सीख लो और फिर उनके नोट्स बना लो ताकि बार बार आपको एक कॉन्सेप्ट को रिपीट ना करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नाउ इनकम्बेंट अपॉन सिविल सोसाइटी टू एनलाइटन द इलेक्टोरेट अबाउट द स्कीम। बड़ी खतरनाक बात है ये और बड़ी समझदारी की बात है। कह रहा है अब ये इनकम्बेंट अपॉन है, इनकम्बेंट अपॉन होना यानी जिम्मेदारी होना, अर्जेंट या नेसेसरी ड्यूटी होना। अब ये अर्जेंट नेसेसरी ड्यूटी है सिविल सोसाइटी की, सभ्य समाज की, और क्या कि एनलाइटन करें, अच्छे से समझाएं दें, प्रकाश दें। एनलाइटन करना यानी किसी को अच्छे से एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना। कह रहा है जी ज्ञान के चक्षु खोलें या एनलाइटन करें इलेक्टोरेट के यानी वोटर्स के स्कीम को लेकर के, और क्या करें एंड टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द स्क्यूड नेचर ऑफ डोनेशंस, कि रेज करें इन क्वेश्चंस को, इन सवालों को जो है एक तरफा झुके हुए नेचर को लेकर के इन डोनेशंस का। तो आपको और हमें मिल करके इस स्कीम के बारे में सबको बताना चाहिए इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले। ये हमारी इनकम्बेंट अपॉन है, हमारे ऊपर एक नेसेसरी ड्यूटी है पढ़ा लिखा होने की वजह से। इट की वर्ब है इज, इनकम्बेंट अपॉन होना, ड्यूटी होना, एनलाइटन करना, किसी के अंदर के ज्ञान के चक्षु खोलना, लाइट का बल्ब किसी के दिमाग में जलाना, इल्यूमिनेट करना। कह रहा दिस विल जस्ट बी द फर्स्ट स्टेप टू क्लींजिंग द सिस्टम। ये खाली पहला स्टेप होगा, पहला कदम होगा सिस्टम को साफ करने का। दिस की वर्ब है विल बी। रैप अप करेंगे क्लास को। थोड़े से पॉलिटिकल आर्टिकल्स जो हैं इस तरह के मैं लेता नहीं हूँ क्लासेस के अंदर, लेकिन जो ज़रूरी होते हैं वो ज़रूर लेता भी हूँ। सिर्फ इतना याद रखें, बिना किसी आइडियोलॉजी या किसी पार्टी के लिए भावुक हुए बिना, जो पैसा और ठेके बड़े बड़े घरानों को, बिजनेसेस को छूटे हैं ना ये बॉन्ड्स दे करके, वो सारे ठेके आपके और मेरे पैसे से दिए गए टैक्स से ही पूरे होते हैं। ठीक है, सरकार का जो पैसा, सरकार के पास पैसा है वो हमारा ही पैसा है। हम ही से जो हर चीज़ हम खरीदते हैं, बिस्किट, भुजिया, कुछ खाते हैं आप, कुछ सर्विस लेते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, हमारा ही टैक्स है, हमारे ही जेब से दिया गया, जिसको इन बिजनेस घरानों को सरकारें फेवर लेकर के चुपचाप गुपे चुपे दे देती हैं। तो गुस्सा एक्चुअल में हमें आना चाहिए कि हमारे पैसे को इस तरीके से मिसयूज़ क्यों किया जा रहा है पार्टीज़ के द्वारा। इस तरीके से आपको सोचना है ना, अपना भला सोचना है, फिर किसी आइडियोलॉजी के लिए काम करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन इन रिएक्शन टू द अनएथिकल पॉलिटिकल फाइनेंसिंग बाय बिजनेसेस एज सजेस्टेड इन द पैसेज। सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा रिएक्शन में या प्रतिक्रिया में जो इस गलत धंधे की चल रही थी, पॉलिटिकल फाइनेंसिंग की चल रही थी बड़े बड़े बिजनेसेस के द्वारा, क्या किया जाना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम के जवाब में। ठीक है, पैसेज में क्या बताया गया है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले अपने आप से, सारी पॉलिटिकल पार्टियां शर्म करें और उस पैसे को वापस करें, है ना। बिजनेसेस के ऊपर पेनल्टियां लगे, और इसलिए लगे क्योंकि उन्होंने पार्टीज़ को रिझाया है इन बॉन्ड्स के जरिए। या आम आदमी के ज्ञान के चक्षु खुले, आम आदमी को, पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाए इस स्कीम के बारे में, ताकि वोट दें वो वाइजली सोच समझ करके अपना चुनाव में हिस्सा ले।
तो चारों में से मेरे ख्याल से सही आंसर आपने निकाल लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया है इसी वीडियो के नीचे, यू कैन चेक इट आउट। प्ले अप टू करना, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है, अच्छे से आपको आता होगा। वो करी वाला जो है ना, करी वाला, वही इसका सिनोनिम है। परफेक्टरी वर्ड का एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम, बिल्कुल उल्टा। ऐसा आदमी जिसके कोई सिद्धांत ना हो, असिद्धांतवादी हो, उसके लिए क्या वन वर्ड है, ये वर्ड भी आपको मैंने कराया था। स्क्रूपल वाला याद है ना वर्ड, वहीं से बनेगा। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, पहली मिलेंगी यहाँ पे इस वर्ड की वजह से, दूसरी मिल सकती है इस वर्ड के आसपास। 3 एरर्स डाल दिए मैंने, तीसरी मिलेगी इस वर्ड के आसपास। चलो तीनों एरर्स को खुद से ढूंढना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। आर्टिकल पूरा समझा, चीज़ों को समझ में आया, कॉन्सेप्ट सीखे और पूरी क्लास देखी, तो ऐसे बच्चे लास्ट में फीडबैक दिया करो, पूरी क्लास देखी है सर, पीडी आर्टिकल समझ में आया, सब कुछ इंटरेस्टिंग लगा, पीडी आए। चलिए अंटिल देन, जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।